हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट लॉ का ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर है और 2004 से लेकर के 2024 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो जल्दी इसको रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने पहले पढ़ रखा है और लास्ट मोमेंट रिवीजन चाहिए उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। Question number 1. It was remarked in Golaknath versus State of Punjab that our preamble to the Constitution contains in a nutshell its ideal and aspiration by one of the judges. किस जज ने ये कहा था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कि प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर का है वो कंटेन क्या करता है इन अ नटसेल, इट्स आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस। मतलब प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस का नटसेल दिया गया है। तो ये जस्टिस सुब्बाराव ने कहा था, जस्टिस के सुब्बाराव। क्वेश्चन 2. राइट ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉयज to be considered for promotion is virtually a part of fundamental rights of employees was decided by the Supreme Court in which case? किस केस में ये कहा गया कि एलिजिबल एम्प्लॉयज का जो अधिकार है प्रमोशन के लिए कंसीडर होने का वो वर्चुअली पार्ट है फंडामेंटल राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज का। तो ये केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हेमराज सिंह चौहान में डिसाइड हुआ था। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हेमराज सिंह चौहान। इन विश्राम सिंह रघुवंशी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AIR 2011 का केस है। कोर्ट ने हेल्ड क्या किया था, विश्राम सिंह रघुवंशी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ सुपीरियर कोर्ट टू प्रोटेक्ट द रेपुटेशन ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। आंसर ए ही है। तो सुपीरियर कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो जुडिशियल ऑफिसर्स जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के होते हैं उनकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करें। सारे ऑप्शंस इसमें मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि पढ़ने से आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे। तो इस केस में क्या कहा गया वो डायरेक्टली हम यहाँ पढ़ रहे हैं। विश्राम सिंह रघुवंशी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2011 सुप्रीम कोर्ट में कहा गया सुपीरियर कोर्ट्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो जुडिशियल ऑफिसर्स के रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करें, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जुडिशियल ऑफिसर्स की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करें। विश्राम सिंह रघुवंशी। क्वेश्चन 4. इन विच ऑफ दिस केसेस फंडामेंटल ड्यूटीज आर जुडिशियली इन्वोक्ड? फंडामेंटल ड्यूटीज जुडिशियली किस केस में इन्वोक हुआ है? ठीक है, तो इसमें कोर्ट्स दिए गए हैं। मतलब आंसर जो है एक से अधिक हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर जुडिशियली इन्वोक्ड इन प्रेम प्रकाश वर्सेस पंजाब यूनिवर्सिटी, सुरेश कौशल जॉर्ज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, रूरल लिटिगेशन एंड एनलाइटनमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये फंडामेंटल ड्यूटी का केस है। श्री सच्चिदानंद पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसके आंसर है फंडामेंटल ड्यूटीज जुडिशियली इन्वोक हुए हैं इन दोनों केसेस में, रूरल लिटिगेशन एंड एनलाइटनमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड श्री सच्चिदानंद पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। रूरल लिटिगेशन एंड एनलाइटनमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और श्री सच्चिदानंद पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में फंडामेंटल ड्यूटी को जुडिशियली इन्वोक किया गया था। आंसर क्या है? कोड C 3 and 4। ठीक है, मैथ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। एग्जीक्यूटिव पावर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस केस में कहा गया? इसका आंसर है संजीव नायडू वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ए संजीव नायडू वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। Executive power must be exercised in accordance with the Constitution। एग्जीक्यूटिव के पास जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिला है, इसीलिए उसका एक्सरसाइज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो ये किस केस में बोला गया? ए संजीव नायडू वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। सेकेंड, executive power is the residue of functions of government
which are not legislative or judicial. Executive power is the residue of function of government. गवर्नमेंट का जो फंक्शन होता है उसका रेसिड्यू ही होता है एग्जीक्यूटिव पावर, which are not legislative or judicial. तो एग्जीक्यूटिव पावर वैसा पावर होता है जो कि रेसिड्यूरी पावर होता है गवर्नमेंट का, और ये लेजिस्लेटिव पावर नहीं होता है और जुडिशियल पावर भी नहीं होता है. ये किस केस में बोला गया? ये बोला गया H. महाराजाधिराज माधवराव जीवाजीराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो H. महाराजाधिराज सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे आप याद कर लो, पूरा इतना लंबा याद करना मुश्किल है. महाराजाधिराजा सिंधिया का केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नमेंट के रेसिड्यू पावर होता है जो कि लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर नहीं होता है. थर्ड, एग्जीक्यूटिव पावर में बी एक्सरसाइज्ड विदाउट प्रायर लेजिस्लेटिव सपोर्ट. एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं हम विदाउट प्रायर लेजिस्लेटिव सपोर्ट. ये बोला गया मगन भाई ईश्वर भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. प्रायर लेजिस्लेटिव सपोर्ट के बिना भी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज किया जा सकता है. ठीक है, आंसर देख लें. ए का 3 का बी सही है. मगन भाई ईश्वर भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू हियर अ पिटिशनर फॉर मर्सी बिफोर ही रिजेक्ट्स द पिटिशन. ठीक है, पिटिशन को रिजेक्ट करने से पहले अगर कोई मर्सी पिटिशन प्रेसिडेंट के पास आई है, मतलब किसी को डेथ सेंटेंस हुआ और प्रेसिडेंट के पास आया मर्सी पिटिशन के लिए, तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है उस पिटिशन को हेयर करने के लिए. कब तक बाउंड नहीं है? until and unless the president rejects that petition. रिजेक्ट अगर वो करता है तो रिजेक्ट करने से पहले उसको सुनने का वो बाउंड है. प्रेसिडेंट इज बाउंड टू हियर द पिटिशनर. ये बोला कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. क्वेश्चन नंबर 6. The Supreme Court has laid down guidelines for imposing emergency under Article 356 in one of the following cases. इनमें से किसी एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये लेट डाउन किया है गाइडलाइन, क्या कि इम्पोजिंग एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356. ठीक है, किस केस में हुआ था? एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इमरजेंसी इम्पोज करने के बारे में जो भी गाइडलाइन है आर्टिकल 356 के अंदर कैसे इमरजेंसी इम्पोज होगी, उसकी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दिया. क्वेश्चन नंबर 7. By which constitutional amendment the total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the House of the People. किस अमेंडमेंट में ये कहा गया? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को इंक्लूड करते हुए जितने भी मिनिस्टर्स का टोटल नंबर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, वो 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा. किसका 15%? 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल. हाउस ऑफ द पीपल यानी कि हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को बोलते हैं. तो लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं उसके 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मेंबर्स नहीं होने चाहिए, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर. इट वाज हेल्ड इन 91st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 8. In which of the following cases the Supreme Court held that the preamble is the part of the Constitution? Preamble कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. ये किस केस में बोला गया? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. उसके पहले गोलकनाथ, सज्जन सिंह, इन सब में बोला गया था कि वो पार्ट नहीं है. केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बोला प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 9. क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15. आर्टिकल 15(5) हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय. किस अमेंडमेंट से आर्टिकल 15(5) आया है? 93rd अमेंडमेंट. डी, कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट से आर्टिकल 15(5) इंक्लूड किया गया.
Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. List 1 को list 2 से मिलाना है and select the correct answer using the codes, ठीक है, और इसके codes को मैच करना है. तो देखते हैं इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड किस में है. आर्टिकल 39A में. यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44. प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये आर्टिकल 48A में. एंड प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51. ठीक है, चेक कर लें. इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 1 का C आर्टिकल 39A. ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये दिया गया है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड होना चाहिए आर्टिकल 39A. यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए आर्टिकल 44 में है. प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन, इम्प्रूवमेंट, एनवायरनमेंट ये सब दिया गया है आर्टिकल 48A में B. एंड प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, ये आर्टिकल 51 में है. ठीक है, सो द आंसर इज B. 1 का C, 1 का C, 2A, 3B and 4D. Fine. Question 11. Rights of a citizen under Article 19 are automatically suspended during the period of emergency. Emergency के पीरियड में जो अधिकार आर्टिकल 19 में दिए गए हैं वो अपने आप ही सस्पेंड हो जाते हैं. जैसे राइट टू स्पीच, उसमें 1A to 6 A to F थे और लास्ट वाला राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हो गया. तो ये सारे जो आर्टिकल 19 A, B, C, D, E ये सारे राइट्स हैं सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी में. इफ एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ 3 ग्राउंड्स हैं आर्टिकल 358 में. वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन. वॉर और आर्म्ड रिबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन ये तीनों ही हैं. इनमें से कोई भी किसी भी ग्राउंड पे वॉर के बेसिस पे इमरजेंसी लगे आर्टिकल 352 का, या एक्सटर्नल एग्रेशन का इमरजेंसी लगे, या फिर आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे इमरजेंसी लगता है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है. Question number 12. In which of the following cases the Supreme Court has held that the word law in Article 21 does not mean merely an enacted piece of law but must be just, fair and reasonable law? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आर्टिकल 21 में जो वर्ड लॉ यूज किया गया है उस लॉ वर्ड का मतलब मियरली इनैक्टेड लॉ नहीं होता है. इनैक्टेड लॉ कैसा होना चाहिए? वो लॉ जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रिजनेबल लॉ होना चाहिए. अनरिजनेबल लॉ है तो उसको आर्टिकल 21 में लॉ नहीं बोलेंगे. अनफेयर है, अनजस्ट है तो वो लॉ नहीं कहलाएगा. इनैक्टेड लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रिजनेबल. Question number 13. A distinguished jurist can be appointed as a judge of the High Court, Supreme Court, High Court or Supreme Court, both, none of the above. तो jurist, distinguished jurist सिर्फ Supreme Court में ही अपॉइंट किए जा सकते हैं. यानी कि वैसा व्यक्ति जो लॉ बैकग्राउंड से अगर ना भी हो, एडवोकेट से वो एलिवेट होकर के सुप्रीम कोर्ट का जज ना भी बना हो, या फिर लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी के थ्रू प्रमोट होकर के भी अगर सुप्रीम कोर्ट का जज ना बना हो, पर वो अगर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है इन दी आइज ऑफ लॉ, तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है एज ए सुप्रीम कोर्ट जज. विच कैन नॉट बी डन डायरेक्टली, कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली. कोई ऐसा काम जो आपको हमने मना किया कि आप इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इनडायरेक्टली कर सकते हो. ठीक है, मैंने बोला कि आप
सामने से इनका नाक ना पकड़ो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे से घूम करके किसी का नाक पकड़ लें, नाक पकड़ना ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, अगर कोई भी चीज़ मना है तो वो मना है। अगर आप ऐसा लेजिस्लेशन बनाते हो, कोई एक्ट बनाते हो, जैसे 3 डिवीज़न बना हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। स्टेट को अगर पावर दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनियन लिस्ट में है, तो यूनियन लिस्ट का पावर स्टेट के पास नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट फॉर्म में उसको नहीं बना सकता है, ठीक है। एंड द थिंग गोज वाइस वर्सा इवन फॉर द यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। सो अगर ऐसा कुछ होता है इनडायरेक्टली आप बनाते तो उसको कलरेबल लेजिस्लेशन बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन बोलता है। व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, यू कैन नॉट डू इवन इनडायरेक्टली। Social, economic and political justice is an idea enshrined in the preamble to the Constitution of India. Social, economic and political justice, जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ा होगा पता होगा, preamble में ये दिया है social and economic and political justice. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist republic, ठीक है, पूरा पढ़ेंगे आप पता चल जाएगा। Social, economic, political justice is given in an idea enshrined in the preamble to the Constitution of India. Without paying proper remuneration, labor taken from the prisoner is forced labor and is violative of, किस आर्टिकल में बताया, आर्टिकल 23 होना चाहिए ना, आर्टिकल 23 होगा। अगर किसी प्रिजनर से आप काम ले रहे हो और उसको प्रॉपर रेमुनरेशन नहीं देते हैं तो वो फोर्स लेबर कहलाएगा एंड इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 23। क्वेश्चन नंबर 17। Article 51A of the Constitution of India provides for the fundamental duties of the citizen of India. ये citizens की ड्यूटी है, वो किस में दिया है, आर्टिकल 51A में। All the duties which a citizen of India must abide by is given under Article 51A. The appropriate writ issued by Supreme Court to quash the appointment of a person to a public office is certiorari, mandamus, prohibition, quo warranto. Appropriate writ कौन सा होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है? To quash the appointment of a person to a public office. किसी पब्लिक ऑफिस पे किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट कैसे हो गया, किस अथॉरिटी से हो गया? So क्यो वारंटो विथ वॉट अथॉरिटी। प्रोहिबिशन होता है कि अगर कोई केस पेंडिंग चल रहा है, ठीक है, लोअर कोर्ट के पास, तो उस टाइम पे वो सुप्रीम कोर्ट के पास आप ये रिट लगा सकते हैं। मैंडमस कमांड करता है, सर्शियोरराई, ठीक है, आफ्टर एनी केस हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द लोअर कोर्ट, इसके बाद रिट लगता है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट का मैटर है कि पब्लिक ऑफिस पे अपॉइंटमेंट कैसे हो गया, किस अथॉरिटी से हो गया, तो क्यो वारंटो का रेट लगेगा। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज अ लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, क्वासी जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर। तो ये लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट का, ठीक है। ऑर्डिनेंस वो लॉ मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की, इसलिए लेजिस्लेटिव पावर। क्वेश्चन 20। द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देख रहे हैं ना आप, अभी यहाँ पे हम दिसंबर 2014 ये सब आते हुए इधर दिसंबर 2013 का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अभी इधर आ रहे हैं। धीरे धीरे बीच में 2004, 5, 6, 7, 11, 12 सबके क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपको 2023-24 तक के क्वेश्चन हैं इसमें। इस साल जो जनवरी 2025 में एग्ज़ाम हुआ उसके भी क्वेश्चंस हम करेंगे बाद में। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 20। द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मे बी एनलार्ज्ड बाय, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है वो किसके द्वारा एनलार्ज किया जा सकता है?
ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा। ऐसे ही कोई भी तो जाकर के नहीं बोल सकता कि सुप्रीम कोर्ट को ये फैसिलिटी या ये जुरिस्डिक्शन एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्ट्रेंट है, वो कैसे होगा? तो पावर देने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा। कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट बाय रेजोल्यूशन, पार्लियामेंट बाय लॉ। The President in consultation with the Chief Justice of India. So the answer is the Parliament by law has the power to enlarge the jurisdiction of Supreme Court of India. Question 21. At the first instance, the President can issue a proclamation of financial emergency for a period of 15 days, 2 months, 1 month, 6 month. वैसे इंडिया में अभी तक कभी भी फिनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं हुआ है, लेकिन अगर फिनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो प्रेसिडेंट उसको इशू कर सकता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, और उसका फर्स्ट पीरियड कितना दिन मैक्सिमम हो सकता है? द आंसर इज 2 मंथ। 2 महीने से ज़्यादा फिनेंशियल इमरजेंसी एक बार में नहीं लगेगा। The word secular was added in the preamble of the Constitution of India. किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वर्ड सेक्युलर ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में? सो द आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में काफी कुछ चेंजेस किए गए थे प्रेम्बल में। क्वेश्चन 23, आर्टिकल 15A प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। 15A डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। कितने ग्राउंड हो गए? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, 5 ग्राउंड। या तो कोई एक होगा या 1 + 2 + 3 + 4 या 5, एनी ऑफ देम। इनमें से कोई एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, 2, 3, 4 या 4, 5 हो। ठीक है, तो 51 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below. List 1, list 2. Deletion of fundamental right to freedom to acquire, hold and dispose of property. Okay, ये बोल रहा है पहले आर्टिकल 19(1)(f) में क्या राइट था हमारे पास? राइट टू प्रॉपर्टी था। तो डिलीशन, उस राइट को अब डिलीट कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया। डिलीशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसको किससे डिलीट किया गया? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डिलीट किया गया? तो इसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। आंसर ए 1 का बी। ठीक है, 1 का बी। 44th Amendment Act, Constitution 44th Amendment Act. Insertion of the word integrity to the preamble of the Constitution. इंटीग्रिटी वर्ड अभी हमने देखा था, सेक्युलर वर्ड भी ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट से, और इंटीग्रिटी वर्ड भी ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट। सॉरी, मैंने लगता है इसमें एक बार 42nd बोल दिया था, 44th अमेंडमेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट से डिलीट हुआ है। Inclusion of right to education as fundamental right under Article 21A. 21A आर्टिकल 21 तक था, फिर फंडामेंटल राइट में 21A भी ऐड किया गया। वो कब ऐड किया गया और क्यों ऐड किया गया? ऐड किया गया राइट टू एजुकेशन को इंक्लूड करने के लिए फंडामेंटल राइट के तहत। ठीक है, और ये कब हुआ? 86th अमेंडमेंट में। ठीक है, 86th अमेंडमेंट से आर्टिकल 21A का इंसर्शन हुआ। 44th अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया। 42nd अमेंडमेंट से इंटीग्रिटी को प्रेम्बल में ऐड किया गया। द लास्ट इज इंसर्शन ऑफ क्लॉज D5 इन आर्टिकल 15। आर्टिकल
15 कब ऐड हुआ? डी आंसर है 93rd अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, हमने रिपीट किया है इसको, अभी जस्ट रिपीट किया है कहीं पर, है ना। क्वेश्चन क्या था ये? 15(5). ओके, चलिए कोई नहीं, अभी आपने जस्ट सुना ही होगा, तो उससे मुझे पूरा ही देखना। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे पूछा गया है, Clause 5 of Article 15 has been added to the Constitution by Constitution 93rd Amendment। क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, मिलते जुलते हैं, एक दो आपको अगर भूल भी रहे हो देख लोगे पहले के तो याद हो जाएंगे, जून 2014 में, और यहाँ पे सप्लीमेंट्री 2013, इंसर्शन ऑफ क्लॉज 5 in Article 15, 93rd Amendment। Now come to question 25. Which provision of the Constitution imposes a duty on the Union to ensure that the government of every state is carrying on in accordance with the provisions of the Constitution? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा प्रोविज़न है जो इम्पोज करता है ड्यूटी ऑन द यूनियन टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिंग ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सारे स्टेट के जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपना काम किस तरीके से कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के तहत कर रहे हैं। इस बात को इंश्योर करेगा यूनियन, ड्यूटी का ये यूनियन है, और ये बात किस आर्टिकल में दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन में दी गई है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 355, आंसर बी। ठीक है, आर्टिकल 355 में कहा गया है that the Constitution imposes a duty on the Union to ensure that the government of every state is carrying on in accordance with the provisions of the Constitution. Question 26. Right to life under Article 21 of the Constitution does not include right to die. राइट टू लाइफ का तो अधिकार आपको आर्टिकल 21 देता है, पर राइट टू डाई उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन किस केस में किया गया था? ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। A judge of the Supreme Court can be removed from his office on the grounds of proved misbehavior or incapacity, violation of the Constitution, both A and B, none of the above. Proved misbehavior and incapacity अगर होगा किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा तो उसको इस ग्राउंड पे प्रूव्ड मिसबिहेवियर आपका ऐसा होना चाहिए जिसको प्रूव कर दिया गया हो। जैसे इम्पीचमेंट का होता है ना प्रोसेस, सेम काइंड ऑफ प्रोसेस चलता है जजेस के रिमूवल के लिए भी पार्लियामेंट के अंदर। तो अगर पार्लियामेंट बाय रेजोल्यूशन ये प्रूव कर दे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का जो बिहेवियर है वो जज का जो था वो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है जज का, तो उसको रिमूव किया जा सकता है। And how it will be proved? It will be proved by the process given. Question number 28. Parliament has power to legislate with respect to a matter in the state list. स्टेट लिस्ट के भी मैटर पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, पर कब बनाएगा? प्रोवाइडेड इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट, इनमें से कोई भी चीज हो तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मैटर पे लॉ बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 29. It is likely that free India may be federal India, though in any event there would be a great deal of unitary control. This statement was made by. ठीक है, इंडिया फेडरल हो सकता है, इंडिया में भी अ फेडरल इंडिया, फ्री इंडिया जो है वो फेडरल इंडिया हो सकता है, पर फिर भी कुछ भी करो आप, देयर वुड बी अ ग्रेट डील ऑफ यूनिटरी कंट्रोल। कहीं ना कहीं यूनिटरी कंट्रोल होगा ही होगा, यूनियन का कंट्रोल इस पे होगा ही होगा।
ये स्टेटमेंट किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इट इज लाइकली दैट फ्री इंडिया मे बी फेडरल इंडिया। फेडरल इंडिया मे बी वर्ड है, ठीक है, मे बी फेडरल इंडिया, शैल भी नहीं है। दो इन एनी इवेंट, मतलब जब जरूरत पड़ेगी, जैसे इमरजेंसी के केसेस में हो जाते हैं, जैसे अगर अभी हमने आर्टिकल 355 यहाँ पे पढ़ा कि स्टेट अपना काम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंदर कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखना यूनियन का ड्यूटी है। अगर वो दिखता है कि नहीं कर रहा है तो उस पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो इन केसेस में वो यूनिटरी कंट्रोल यूनियन का हो जाता है स्टेट में, क्या? तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। और ये कहा किसने था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या कहा था? इट इज लाइकली दैट फ्री इंडिया मे बी फेडरल इंडिया। फेडरल इंडिया तो है, फिर भी कभी कभी किसी किसी इवेंट के लिए वो यूनिटरी कंट्रोल वहां पर हो सकता है। 30. जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन। जुडिशियल रिव्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इट इज बेस्ड ऑन प्रोसीजरल एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ऐसे ही आप जुडिशियल रिव्यू कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो प्रोसीजरल एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसी के अंदर जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का हो सकता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होगा, ये अमेरिका में चलता है, इंडिया में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ दिया गया। क्वेश्चन 31. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया embodies the parliamentary form of government because Constitution of India embodies the parliamentary form of government because the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. The Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha and Rajya Sabha. The President, the head of the executive, is answerable to Parliament. Galat. The Prime Minister, the head of the cabinet, is accountable to the Parliament. No. Answer is the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. Lok Sabha, House of the People, ठीक है? House of the People में collectively responsibility बनती है Council of Ministers की, इसलिए इसको parliamentary form of government बोलते हैं। 32. The Supreme Court held that election commissioners cannot be placed on par with the Chief Election Commissioner in terms of powers and authority in the following cases. मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा भी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, तो उनके जो पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि उनके जो पावर्स हैं वो एट पार नहीं कहे जा सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एट पार हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। ये बोला गया एस धनोवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। एस धनोवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। The maximum interval between the two sessions of each House of Parliament is 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. ठीक है, पार्लियामेंट का कोई एक हाउस हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो जो इंटरवल होगा 2 सेशन में, मतलब मान लो लोकसभा की ही बात कर ले, एक लोकसभा का सेशन हुआ, फिर सम टाइम के लिए अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर से लोकसभा का दूसरा सेशन हुआ, तो ये जो टाइम गैप है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। The Supreme Court observed that parliamentary proceedings are not subject to fundamental rights. पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स चलेंगी वो सब्जेक्ट नहीं है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स आर नॉट सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में बहुत सारी ऊट पटांग बातें भी लोग बोलते हैं, कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं अंदर में, तो वहाँ पे जो कुछ भी होगा उसको कोई फंडामेंटल राइट के अंदर क्लेम नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्णा सिन्हा। MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्णा सिन्हा के केस में बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स आर नॉट सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन 35।
For the purpose of creating a new state in India, an amendment to the Constitution of India must be passed by. न्यू स्टेट अगर आपको बनाना है भारत में तो उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. कैसे? अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी पास्ड बाय 2/3 majority of the members of both House of Parliament present and voting, 2/3 majority of the members of both houses of the Parliament, and ratification by not less than 2/3 majority of the state. A simple majority in Parliament and ratification by not less than half of the state. Simple majority, a simple majority by the Parliament. ठीक है, तो इसमें सिंपल मेजोरिटी से ही कर सकते हैं. ठीक है, जितने भी सदस्य हैं उसका 50% लोग, मतलब 50 + 1 51. ठीक है, 50% से अधिक जैसे ही होगा तो न्यू स्टेट आप बना सकते हैं. सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ही न्यू स्टेट बन जाएगा. उसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन 36. Clause D of Article 15 has been added to the Constitution by. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से 15D ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में. द स्टेट शैल एंडेव्योर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. आर्टिकल 44 में पहले भी हमने पढ़ा है. आर्टिकल 44 में कहा है स्टेट शैल एंडेव्योर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है. स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो कोशिश करे कि सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जा सके और थ्रू आउट द टेरिटरी, पूरे भारत के लिए. ठीक है, यूसीसी इज गिवन इन अंडर आर्टिकल 44. इन इंडिया सॉवर्निटी लाइज विद द पीपल. डी, पीपल के पास सॉवर्निटी है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं, पार्लियामेंट के पास भी नहीं. किसके पास है? वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास है. क्वेश्चन 39. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मुलेट किया है किस केस में? बिकाजी. यस, बिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. भिकाजी नारायण धाकरस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मुलेट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स. ठीक है, कुछ समय के लिए कोई लॉ मतलब इक्लिप्स हो गया, उसमें ग्रहण लग गया कि अभी ये काम नहीं करेगा. आफ्टर सम टाइम अगर कुछ वैसा सिचुएशन आया तो इक्लिप्स अगर हट गया तो फिर वो लॉ फिर से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स. भिकाजी नारायण धाकरस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इनंसिएट हुआ था. क्वेश्चन नंबर 40. द सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट means the satisfaction of the council of ministers and not his personal satisfaction held in. किस केस में ये कहा गया कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन होता है उसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट एज एन इंडिविजुअल सेटिस्फाइड है. प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाइड है मतलब उसके साथ साथ पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी सेटिस्फाइड है. ठीक है, सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मीन्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स and not his personal satisfaction. It was held in शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में बोला गया. द कंकरेंट लिस्ट वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ ट्वाइलाइट जोन. ठीक है, कंकरेंट लिस्ट को ट्वाइलाइट जोन हेल्ड किया. एज बोथ द यूनियन एंड द स्टेट आर कॉम्पिटेंट टू लेजिस्लेट इन दिस फील्ड विदाउट कमिंग इन टू कॉन्फ्लिक्ट इन
विदाउट कमिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में आए बगैर कॉन्करेंट लिस्ट में जो कुछ भी जितने भी एंट्रीज हैं उसमें यूनियन भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लेजिस्लेट कर सकता है। तो ट्वाइलाइट जोन कहा गया कंकरेंट लिस्ट को किसके द्वारा? पाइल, एमवी पाइल के द्वारा। टीडी बासु के द्वारा नहीं, डाइसी, एवी डाइसी के द्वारा नहीं, बीआर अम्बेडकर के द्वारा नहीं, एमपी पाइल के द्वारा। आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 has been invoked only 1 time, 2 time, 3 times, never। क्यों? आर्टिकल 360 इज फिनेंशियल इमरजेंसी, हमने पहले भी बताया आपको। Financial emergency has never been invoked in India till date. Article 43. The words socialist and secular were inserted in the preamble by socialist and secular word 42nd amendment से आया था, हमने पहले भी पढ़ा है। सेक्युलर के बारे में एक क्वेश्चन था, डी आंसर है। 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड आया, और उसके अलावा एक और वर्ड हमने पढ़ा इंटीग्रिटी ना। The expression minority in Article 30 of the Constitution of India means any community which is less than 50% of the population of a particular state. स्टेट का पॉपुलेशन जितना टोटल है होल स्टेट का, उसका 50% से अगर कम है तो वो माइनॉरिटी कहलाएगा। ठीक है, लेस देन 40%, नो, इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। नो, स्टेट के बारे में बोल रहा है। The expression minority in Article 30 of the Constitution of India means any community which is less than 50% of the population of a particular state as a whole. The answer. Question 45. A writ of certiorari can be issued against. Writ of certiorari किसके against issue किया जा सकता है? A lower court या tribunal to prevent it from प्रोसीडिंग फर्दर। जितना आप प्रोसीड कर चुके हो उसके आगे आप फर्दर प्रोसीड मत करो। ठीक है, तो ये नहीं होगा क्योंकि वो प्रोहिबिशन हो जाता है, सर्चियोररी नहीं, क्योंकि अभी ये प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये पेंडिंग है। पेंडिंग वाले में सर्चियोररी नहीं लगता। इसमें केस कंप्लीट हो जाना चाहिए, पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए। बी, पार्लियामेंट टू स्टॉप द प्रोसीडिंग टेकिंग प्लेस इन द हाउस। नो, लोअर कोर्ट टू रिमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू द रिट कोर्ट फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, जब लोअर कोर्ट ने सब जो भी है डिसाइड कर दिया तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर मंगाने हैं तो उसके लिए लोअर कोर्ट टू रेमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू द रिट कोर्ट, जिस कोर्ट में रिट किया गया है उस कोर्ट को सारे डॉक्यूमेंट्स लोअर कोर्ट भेजेगा फॉर वेरिफिकेशन। उसके लिए रिट ऑफ सर्चियोररी लगता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट? क्वेश्चन नंबर 46। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा अथॉरिटी ऐसा है जो कि कॉम्पिटेंट है टू सीक द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एडवाइस कौन मांग सकता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक एडवाइस और ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर नॉट सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। किस केस में? अभी हमने पढ़ा था MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्णा सिन्हा के केस में ये कहा गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पहले भी पढ़ा। MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्णा सिन्हा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वहां पे बैठे मंत्रियों को मिलती है पार्लियामेंट के अंदर, वो सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स नहीं होता है। क्वेश्चन 48। आर्टिकल 360 of the Constitution of India relates to ordinance making power, amendment, election commission, financial emergency। financial emergency दिया है आर्टिकल 360 में। Before which amendment to the Constitution right to property was a fundamental right?
ठीक है, किस अमेंडमेंट से पहले प्रॉपर्टी का जो अधिकार है, प्रॉपर्टी होल्ड करने का, खरीदने का, असीमित जितना चाहो उतना खरीदने बेचने का, वो फंडामेंटल राइट माना जाता था। कब तक माना जाता था, मतलब किस अमेंडमेंट से पहले तक माना जाता था, ये 44th अमेंडमेंट तक मानते थे। ठीक है, आफ्टर 44th अमेंडमेंट राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, राइट टू अक्वायर प्रॉपर्टी, जो कि फंडामेंटल राइट में डाला गया था, उसको वहां से ओमिट कर दिया गया बाय 44th अमेंडमेंट। क्वेश्चन 50, बिफोर द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी वॉज फंडामेंटल राइट। ठीक है, बिफोर द 44th amendment of constitution right to property was fundamental right. Which one of the following fundamental right has been subject of maximum controversy and litigation? किस फंडामेंटल राइट का मतलब कौन सा फंडामेंटल राइट ऐसा है जिसपे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी या सबसे ज्यादा लिटिगेशंस हुए? राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, 14 ज्यादा केसेस तो रिजर्वेशन के ही हो जाते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has adopted new approach for the interpretation of the concept equality. न्यू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है द वर्ड इक्वालिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी को इंटरप्रेट करने के लिए। वो क्या है, किस केस में अप्रोच? ठीक है, ईपी रोयप्पा के केस में, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड न्यू अप्रोच फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। 53 क्वेश्चन 53, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई? अभी हमने पढ़ा था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला गया कि आर्टिकल 21 में आपको राइट टू लाइफ तो मिलता है पर राइट टू डाई नहीं मिलता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिविलेजेस इज गारंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? को कौन सी प्रिविलेज मिली है अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नॉट टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, ही इज आंसरेबल टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, he is not to be answerable to any court during the term of his office. Yes, जिस वक्त प्रेसिडेंट का टर्म चल रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति जब प्रेसिडेंट बना हुआ है उसका 5 ईयर का टर्म होता है, तो उस 5 ईयर के टर्म के दौरान प्रेसिडेंट आंसरेबल नहीं होगा किसी भी कोर्ट पे। ठीक है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इन लोकसभा ओनली। ठीक है, मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल? हाउस ऑफ पीपल को कौन डिसॉल्व कर सकता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट। The power to dissolve the house of the people, that is लोकसभा, लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है। Judicial review in the Indian Constitution is based on procedure established by law, due process of law, rule of law, precedents and conventions law. Judicial review is based on procedure established by law. The term secularism implies that parliament should support religion. No. State and religion are inseparable. मतलब सेपरेट नहीं कर सकते आप स्टेट और रिलीजन को, ये भी गलत है। स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता। ठीक है, वो आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करो, स्टेट को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन है, वो खुद किसी रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ठीक है, आप जिस रिलीजन को चाहो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए द टर्म सेकुलरिज्म का क्या मतलब हुआ? सेकुलरिज्म इम्प्लाइज दैट स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन।
In which of the following cases, question 59, in which of the following cases the Supreme Court held that if a body is an agency or instrumentality of government, it may be an authority under Article 12. ठीक है, Article 12 में the term state has been defined. ठीक है, स्टेट में क्या क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब स्टेट हैं. लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी स्टेट हैं. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा है कि कोई भी ऐसा बॉडी, तो अब लोकल बॉडी या अदर अथॉरिटीज़ के अंदर क्या क्या आते हैं उसको एक्सप्लेन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई ऐसा बॉडी है जो कि एजेंसी के रूप में काम कर रहा हो, गवर्नमेंट का एजेंसी के रूप में काम कर रहा हो या इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ गवर्नमेंट हो, तो उस केस में क्या होगा, इट मे बी एन अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12. इसका नाम है रमना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. RD शेट्टी के शॉर्ट में बोलते हैं इसको. ठीक है, RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केस में, RD शेट्टी के केस में कहा गया कि इफ एनी बॉडी इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ गवर्नमेंट, then it will be considered as an authority under Article 12 of the Constitution. Question 60. The Supreme Court of India for the first time struck down the carry forward rule. कैरी फॉरवर्ड रूल को स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, खारिज कर दिया. क्या बोल के, कैरी फॉरवर्ड रूल एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द फॉलोइंग केस. किस केस में कैरी फॉरवर्ड रूल को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार स्ट्रक डाउन किया था कैरी फॉरवर्ड रूल को एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. A judge of a Supreme Court or High Court may be removed from his service by President, Chief Justice of the Supreme Court, Parliament through impeachment motion, National Judicial Academy. ठीक है, पार्लियामेंट थ्रू इम्पीचमेंट मोशन किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकता है फ्रॉम हिज सर्विस. और उसका कंडीशन क्या हमने देखा था, फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. क्वेश्चन 62. Which of the following case is popularly known as the fundamental rights case? फंडामेंटल राइट केस किस केस को बोलते हैं? MC मेहता यूनियन ऑफ इंडिया, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. तो सबको ही जानते हैं, हम सब जानते हैं कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये कहा गया फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक feature of the constitution, basic structure of the constitution. ठीक है, so केशवानंद भारती is popularly known as the fundamental rights case. Now come to question 63. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. codes दिए गए हैं, देखना है कौन सा किस में मैच होगा. राइट टू गो अब्रॉड, मेनका गांधी. राइट टू लिवलीहुड, ओल्गा टेलिस. राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, विशाखा केस. राइट टू एजुकेशन, मोहिनी जैन केस. ठीक है, राइट टू एजुकेशन, बी. सेक्सुअल हरासमेंट, विशाखा. राइट टू लिवलीहुड, ओल्गा टेलिस. राइट टू गो अब्रॉड, मेनका गांधी. अब्रॉड हो गया सी. राइट टू लिवलीहुड ए. राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट
D. Education B. C is the answer. 1 का C, 1C fine. 2A Kolkata is right to livelihood. 3D Vishakha sexual harassment. 4B right to education Mohini Jain. Fine. Question 64. Requirement of reasonableness runs like a golden thread थ्रू द इंटायर फैब्रिक ऑफ फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट को अगर हम एक फैब्रिक मान लें, ठीक है, कपड़े का एक फैब्रिक मान लें, तो उसमें रिक्वायरमेंट ऑफ रीजनेबलनेस जो है रन्स लाइक अ गोल्डन थ्रेड, उसमें गोल्डन धागे की तरह काम करता है फंडामेंटल राइट्स. इफ फंडामेंटल राइट्स इज द इंटायर फैब्रिक देन रीजनेबलनेस, ठीक है, लॉ का रीजनेबल होना जरूरी है, वो गोल्डन थ्रेड के रूप में काम करता है. ये किस केस में हेल्ड किया गया था? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या हेल्ड हुआ था? दैट द लॉ इंस्ट्रेंड अंडर आर्टिकल 21, वो सिर्फ लॉ नहीं होना चाहिए, दैट लॉ मस्ट बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट. ठीक है, गोल्डन थ्रेड, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 65. राइट टू लाइफ. राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, बार बार आ रहा है. ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. फंडामेंटल राइट्स आर अनरिस्ट्रिक्टेड राइट, एब्सोल्यूट राइट, रेस्ट्रिक्टेड राइट, नन ऑफ द अबव. तो फंडामेंटल राइट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड राइट है. फंडामेंटल राइट्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस होता है. एब्सोल्यूट राइट नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड राइट है फंडामेंटल राइट्स. राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, एक ही क्राइम के लिए, एक ही ऑफेंस के लिए आपको 2 बार सजा नहीं होगी, डबल जियोपार्डी नहीं होगी. राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 20B. आर्टिकल 20B में राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी है. Assertion. An accused person cannot be compelled to give his thumb impression एक्सेप्ट फॉर कंपेरिजन. ठीक है, अगर अक्यूज्ड के थंब इम्प्रेशन को कंपेयर करना है ऑफेंडर जो भी होगा उसके थंब इम्प्रेशन से, तभी कंपेरिजन के लिए ही सिर्फ थंब इम्प्रेशन अक्यूज्ड का लिया जा सकता है. ये असर्शन है. और रीजन क्या दिया है? इट अमाउंट्स टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन, क्योंकि अगर ऐसे ही कंपेरिजन के अलावा किसी दूसरे पर्पस के लिए अगर अक्यूज्ड का थंब इम्प्रेशन आप लेते हो तो वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन होगा कि खुद के अगेंस्ट ही आप कोई गवाही दे रहे हो, तो वो मना है. आर्टिकल सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड. ठीक है, accused person cannot be compelled to give his thumb impression except for comparison. It amounts to self incrimination. assertion और reason दोनों सही है या दोनों गलत है या एक सही एक गलत है, क्या होगा? आंसर इज A is false but R is true. अगर थंब इम्प्रेशन आप मांगते हो तो वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहलाएगा. ठीक है, तो R is true but A is false. ठीक है, सिर्फ कंपैरिजन के लिए ही मांगा जाए ये ज़रूरी नहीं है, किसी दूसरे पर्पस के लिए भी मांगा जा सकता है. ऐसा कुछ इस तरह की चीज़ें कि कंपैरिजन के लिए ही मांगेंगे, किसी और चीज़ के लिए नहीं मांगेंगे, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. दैट्स वाई असर्शन इज रॉन्ग एंड द रीजन इज ट्रू. क्वेश्चन 69. Which of the following writ can be issued against the assertion of public office? ठीक है, writ of quo warranto. Under what authority any public office has been hold? या कोई काम पब्लिक ऑफिसर किस अथॉरिटी से किया, उसका क्वेश्चन क्यो वारंटो से पूछा जा सकता है. रिट ऑफ क्यो वारंटो. Question 70. Consider the following statement. Equitable ownership always presupposes the existence of a legal ownership. When property is given by A to B for the benefit of C, B becomes the legal owner and C the equitable owner. In many cases, equity recognizes ownership, whereas law does not recognize ownership owing to some flaw or defect. Contingent ownership is space succession. ठीक से पढ़ते हैं अब. आंसर इसका है A. 1, 2 and 3 are correct.
1 2 3 आर करेक्ट, 4 बोल रहा है गलत है। कंटिजेंट ओनरशिप इज स्पेस सक्सेशनिस, ऐसा कोई ओनरशिप जो कि कंटिजेंट है, किसी पर्टिकुलर चीज के होने पर ही होगा, ये श्योरिटी नहीं है कि वो होगा ही कि नहीं होगा। तो कंटिजेंट ओनरशिप है, श्योर नहीं है, इसलिए वो स्पेस सक्सेशनिस नहीं होना चाहिए। कंटिजेंट ओनरशिप इज स्पेस सक्सेशनिस, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इक्विटेबल ओनरशिप ऑलवेज प्री सपोजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल ओनरशिप, अगर किसी के पास इक्विटेबल ओनरशिप है then it will always presuppose the existence of legal ownership होगा तभी equitable ownership होगा, इसलिए ये सही है। When property is given by A to B, मैं अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी देती हूँ, A अगर प्रॉपर्टी B को दे रहा है for benefit of C, ठीक है, मान लो दादाजी ने अपनी प्रॉपर्टी बेटे को दी है, किसके बेनिफिट के लिए? अपने पोते के बेनिफिट के लिए। तो उस केस में जो बेटा है बी है वो बन जाएगा द लीगल ओनर एंड सी पोता बन जाएगा इक्विटेबल ओनर, ठीक है। लीगल ओनरशिप तो बी के पास है क्योंकि प्रॉपर्टी ए ने बी को दी है, तो बी के पास है तो लीगल ओनर बी है। और इक्विटेबल ओनर कौन होगा? अधिकार उसमें किसका होगा? क्योंकि उसका बेनिफिशियरी राइट है सी का, तो वो इक्विटेबल ओनर कहलाएगा, तो ये भी सही है। In many cases, equity recognizes ownership, whereas law does not recognize ownership. Equity तो बोलता है कि आपका ownership होना चाहिए, पर law बोलता है आपका ownership नहीं होगा, owing to some flaw or defect. मान लो गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर्टी है, उस पर आप बहुत सालों से रह रहे हो, घर बना करके 50-100 साल से दादा परदादा सब रह रहे हैं, आपके 200 साल हो गए, तो आप लगातार रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका वो लीगल राइट होगा। इक्विटेबल राइट हो सकता है पर लीगल राइट गवर्नमेंट के पास है, तो ये जो इक्विटेबल राइट है ओनरशिप का, इस केस में क्या होगा? सम फ्लॉ और डिफेक्ट के द्वारा हो जाएगा। इन तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इक्विटी रिकॉग्नाइज करता है ओनरशिप को, लेकिन लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज ओनरशिप ओइंग टू सम फ्लॉ और डिफेक्ट। सो द स्टेटमेंट 1 2 3 आर करेक्ट and 4 is wrong because contingent ownership space successionist नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो अधिकार आपका है ही नहीं, अभी कंफर्म ही नहीं है, तो स्पेस सक्सेशनिस्ट कैसे होगा? कैसे वो आप उस पर बोलोगे कि वो मेरा अधिकार है ओनरशिप का? सक्सेशन आपको कैसे मिलेगा? बिकॉज इट इज कंटिंजेंट। 71. Consider the following judgment of the Supreme Court which dealt with the appointment and transfer of judges. जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर से रिलेटेड केस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का। कंसीडर द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजमेंट्स, एक से अधिक जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के जो कि डील कर रहे हैं विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सकलचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट्स स्पेशल रेफरेंस नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ABCD 4 केसेस दिए हैं। इनमें से कितने सारे केसेस हैं जो अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस से रिलेटेड है? आंसर इज C, B A D C, B A D C, ठीक है। ये तो मुझे पता था, एसपी गुप्ता भी है, सकलचंद भी है, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट्स स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 एंड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, AOR, सॉरी AORA, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन चारों ही केसेस में, एसपी गुप्ता के केस में, सकलचंद यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, प्रेसिडेंट्स स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 के केस में, एंड एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, ABCD चारों ही केसेस में जजमेंट्स जो हैं अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड है। पर इसको करना क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले कौन सा केस आया? B,
ये 1 नंबर का केस है। सकलचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सबसे पहले आया, फिर ए, एसपी गुप्ता उसके बाद आया, फिर डी, 3rd नंबर पे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का केस आया, और लास्ट में सी। ठीक है, सबसे लेटेस्ट केसेस में प्रेसिडेंस स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 है। सबसे पुराना केस सकलचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सकलचंद के बाद एसपी गुप्ता, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एंड द लास्ट वन एंड द रिसेंट वन इज प्रेसिडेंस स्पेशल रेफरेंस नंबर 1. All are related to appointment and transfer of judges of Supreme Court and High Court. Which one of the following is the correct statement? इनमें से कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा वाला? Full faith and credit clause of the Constitution does not apply to. Full faith and credit clause जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस चीज़ पे अप्लाई नहीं करता है? पब्लिक रिकॉर्ड्स पे, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे, एक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेशन, पब्लिक एक्ट। पब्लिक रिकॉर्ड कुछ है तो उस पर फुल क्रेडिट, फुल फेथ हम कर सकते हैं कि पब्लिक रिकॉर्ड में जो भी लिखा होगा वो सही होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो लिखा होगा सही होगा। एक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेशंस प्राइवेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये उस पर आप फुल फेथ एंड क्रेडिट नहीं कर सकते, पब्लिक एक्ट्स पे कर सकते हो। ठीक है, so the full faith and credit clause of the Constitution does not apply to acts of corporation. In which of the following case the Supreme Court held that allowing medical examination of a woman to prove her virginity को प्रूफ करने के लिए, किसी women के virginity को प्रूफ करने के लिए जो medical examination किए जाते हैं, it amounts to violation of her right to privacy guaranteed under Article 21. Article 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में राइट टू प्राइवेसी भी आता है, और उसके तहत अगर किसी वेमेन की वर्जिनिटी को प्रूफ करने के लिए अगर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो वो आर्टिकल 21 का अवेल ना करना वायलेशन कहलाएगा। ये केस था सुरजीत सिंह वर्सेस कन्वलजीत कौर, सुरजीत सिंह थिंद वर्सेस कन्वलजीत कौर के केस में, सुरजीत सिंह वर्सेस कन्वलजीत कौर, वायलेशन ऑफ हर राइट टू प्राइवेसी। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग फॉर राइट टू एजुकेशन किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था? 86th अमेंडमेंट। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट was summoned by the President of India to pass dowry prohibition, Banking Services Commission Act, पोटा, all of the above। पोटा में तो हुआ ही था, बैंकिंग सर्विसेज डी आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के लिए भी ज्वाइंट सेशन प्रेसिडेंट ने समन किया था, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट को बनाने के लिए, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन एक्ट को बनाने के लिए, पोटा को लागू करने के लिए, पोटा एक्ट बनाने के लिए। Justice Verma committee report related to effectuation of fundamental duties। effectuation of fundamental duty को इफेक्ट में लाने के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट रिलेटेड है। जस्टिस वर्मा's कमेटी रिपोर्ट इज रिलेटेड टू effectuation of fundamental duty। By which constitutional amendment article 15(1)(k) which provides for 11th duty of a citizen was added। ठीक है, 11th ड्यूटी किसी भी सिटीजन का क्या है? अपने बच्चे को पढ़ाओ। ठीक है, किस अमेंडमेंट से? 86th अमेंडमेंट से ही आर्टिकल 21A आया था, जो कि फंडामेंटल राइट है किसी भी सिटीजन का कि वो स्टेट से एजुकेशन का राइट मांग सकता है। ठीक है, और इसमें फंडामेंटल ड्यूटी भी है सिटीजन की, पेरेंट्स की, कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, तो ये 51A में इंसर्ट हुआ है 11th ड्यूटी के रूप में 86th अमेंडमेंट से। Who submitted the report of the National Commission to review the working of Constitution? Constitution के वर्किंग को, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी वर्किंग को रिव्यू करने के लिए नेशनल कमीशन का जो बना
उसका रिपोर्ट किसने सबमिट किया? हु सबमिटेड द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जस्टिस M.N. वेंकटाचल्या। M.N. वेंकटाचल्या, जस्टिस M.N. वेंकटाचल्या ने रिपोर्ट सबमिट किया था नेशनल कमीशन का टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल कमीशन गठित किया गया टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसका रिपोर्ट बना जिसको सबमिट किया जस्टिस M.N. वेंकटाचल्या ने। The appointment of Supreme Court. In the appointment of Supreme Court judges, primacy is given to the opinion of Chief Justice of India, Union Law Minister, Chief Justice of India and other 3 senior judges of the Supreme Court. 4 judges बनते हैं Chief Justice को मिला करके। CJI plus 3 other senior judge of Supreme Court की opinion को primacy दी जाती है in the appointment of Supreme Court judge. Question 80. Article 21 of the Constitution of India incorporates the right to doctor's assistance. In which of the following case this was decided? किसी भी डॉक्टर का आप असिस्टेंस ले सकते हैं। आर्टिकल 21 इनकॉर्पोरेट करता है इसको राइट टू लाइफ के अंदर। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट्स द राइट टू डॉक्टर्स असिस्टेंस। परमानंद कटारा डॉक्टर्स असिस्टेंस केस। In which of the following case the doctrine of prospective overruling was applied? Retrospective overruling नहीं, prospective overruling। prospective overruling अप्लाई हुआ था IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग अप्लाई किया गया। ठीक है, इसको डिटेल में आप चेक कर लीजिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग क्या होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग वाज अप्लाइड? IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. SR बोमई, PV नरसिम्हा राव, ADM जबलपुर, लिली थॉमस केस। किस आर्टिकल से कौन सा केस रिलेटेड है मैच करना है। ठीक है, ये इमरजेंसी से है SR बोमई केस। क्या गलती ना हो, जल्दी करें इसलिए हम करें। A का 2, B का 3, आर्टिकल 105 PV नरसिम्हा राव। C1 ADM जबलपुर वेरी फेमस, आर्टिकल 21। D 4 लिली थॉमस UCC। SR बोमई case is related to Article 356. PV Narasimha Rao case is related to Article 105. ADM Jabalpur case is related to Article 21, right to life and personal liberty. Lily Thomas case is related to Article 44. Part 4A was added to the Constitution of India, Directive Principle of State Policy. Part 3, 4, 4A and then Fundamental Duty. किस अमेंडमेंट से आया है? 42nd Amendment Act। ठीक है। Part 4A was added to the Constitution of India by the 42nd Amendment Act. Advertisement is a commercial speech was laid down in। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)A में है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही कॉमर्शियल स्पीच का भी अधिकार है। और कॉमर्शियल स्पीच के अंदर एडवर्टाइजमेंट जो है पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, एड्स आते हैं टीवी पे, यूट्यूब पे, वो सारे एड्स जो हैं वो कॉमर्शियल स्पीच के तहत आते हैं।
और इस पहली बार किस केस में लेट डाउन किया गया था? हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। एडवर्टाइजमेंट इज अ कॉमर्शियल स्पीच वाज लेट डाउन इन द केस ऑफ हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 85, द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा को डिस्क्वालीफाई करने का जब सवाल उठता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है, डिफेक्शन मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया स्पीकर, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन लोकसभा से कैसे स्पीकर का होगा? इट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट विल डिटरमाइन वेदर द स्पीकर ऑफ लोकसभा शुड बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन और नॉट। क्वेश्चन 85 हो गया। क्वेश्चन 86, assertion article 21 expressly incorporates the concept of due process। expressly पूछ रहा है एंड रीजन क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज एन एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी, ठीक है। आर्टिकल 21 एक्सप्रेसली इनकॉर्पोरेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो अमेरिका का है उसी को यहाँ पे प्रोसीजरल स्टैब्लिश्ड ऑफ लॉ के रूप में इनकॉर्पोरेट किया गया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी का एक वन ऑफ द एट्रीब्यूट होता है, क्योंकि अगर हर किसी के लिए लॉ बन रहा है और वो लॉ किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा सही तरीके से बनाया गया है, तो एक तरीके से वो लिबर्टी भी देता है, हमें अधिकार देता है और साथ में लिबर्टी भी देता है, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। लिबर्टी हमें देता है, ठीक है, पर ये इससे इनकॉर्पोरेट कर रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, इसका रीजन करेक्ट नहीं है। आर्टिकल 21 एक्सप्रेसली इनकॉर्पोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज एन एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी एंड दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ असर्शन। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। कंसीडर द फॉलोइंग जजमेंट्स। इन सारे जजमेंट्स को 1, 2, 3, 4 को कंसीडर कीजिए। फिर डेल्ट विथ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस, अभी हमने पढ़ा था। अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एसपी गुप्ता, सकल्स चंद, इन रे स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 1998। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये सबसे लेटेस्ट है। सबसे पहले सकलचंद आया, फिर एसपी गुप्ता, देन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड सबसे रिसेंट है इन रे स्पेशल रेफरेंस। प्रेसिडेंट्स स्पेशल रेफरेंस भी बोलते हैं इसको, इन रे स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 1998। Oh, this one is different, I think. 2143 2143, ठीक है, करेक्ट। Which one of the following is correct chronological order in which the above judgments were delivered? C. सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2 सकलचंद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 1 एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 4 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एंड द लास्ट वन इन रे स्पेशल रेफरेंस। आई होप ये क्वेश्चन याद हो गया होगा कि सही क्रोनोलॉजी अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस के केसेस का क्या है। क्वेश्चन 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट? एवरीथिंग इज रिपीटेड। फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू। पब्लिक रिकॉर्ड पे होता है, जुडिशियल रिकॉर्ड पे होता है, एक्ट ऑफ कॉर्पोरेशन पे नहीं होता है, पब्लिक एक्ट्स पे होता है। तो सी करेक्ट आंसर है, एक्ट ऑफ कॉर्पोरेशन पे नहीं होता है। In which case has the Supreme Court of India held that there is no reason to compel non-smoker to be helpless victims of air pollution?
इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कोई रीजन नहीं है कि हम कंपेल करें नॉन स्मोकर्स को, वैसे व्यक्ति जो स्मोक नहीं करते हैं, टू बी हेल्पलेस विक्टिम। ठीक है, पब्लिक प्लेस पे अगर आप स्मोक करते हो, उसका धुआं छोड़ते हो, तो जो नॉन स्मोकर हैं उनके वो भी इनहेल करते हैं स्मोक को। ठीक है, तो वो हेल्पलेस विक्टिम बन जाते हैं ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दैट इट इज नो रीजन, देयर इज नो रीजन टू कंपेल नॉन स्मोकर्स टू बी हेल्पलेस विक्टिम। नॉन स्मोकर्स को हम हेल्पलेस विक्टिम बनाए, ऐसा बनाने का कोई भी रीजन नहीं होना चाहिए उनको कंपेल करने का। किस केस में बोला गया है? मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नॉन स्मोकिंग। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वाज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ज्वाइंट समन किया था डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट को बनाने के लिए, बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट को बनाने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा एक्ट को इनैक्टमेंट के लिए। ऑल द अबव इज द आंसर। मैथ लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer. Liberty of thought and expression, freedom of speech and expression, making special provision for women and children, protection of interest of minorities. ठीक है, right to freedom, cultural and educational right, preamble, life and liberty, right to equality. लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन प्रियम्बल में दिया हुआ है, इसका आंसर 3 होगा प्रियम्बल। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) में है, तो ये फंडामेंटल राइट हो गया। Right to freedom of speech and expression, right to freedom of speech and expression, making special provision for women and children. Special provision for women and children क्या है? Right to equality, C का 5। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज को के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है 2। ठीक है, आंसर इज ए का 3 सही है। बी का 4 राइट टू इक्वलिटी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। या which one of the following is the correct statement? Double jeopardy means trying a person for 2 offences committed by him in one incident, एक ही इंसिडेंट में 2 ऑफेंस जो कमिट किए हैं, trying a person of 2 offences committed, no. Putting the same person on trial twice for the same offense, ये सही है। एक ही व्यक्ति को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार ट्रायल कराना, ये डबल जेओपार्डी होता है। Which one of the following is the correct statement? कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है? The theory of repugnancy has application in a case. Repugnant theory of repugnancy has application in a case where both union and state occupy 2 different fields in different lists. नहीं, एक ही में होगा। Both union and state laws are enacted under the concurrent list. concurrent list में यूनियन भी लॉ बना रहा है, स्टेट भी लॉ बना रहा है। अब यूनियन का लॉ स्टेट के लॉ से अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में है, पावर तो दोनों को है, पर हो सकता है इस यूनियन ने कुछ और बनाया, स्टेट ने कुछ और बनाया, अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया, फिर क्या होगा? थ्योरी ऑफ रिपग्नेंसी लागू होगा। बोथ यूनियन एंड स्टेट लॉज आर इनैक्टेड अंडर द कंकरेंट लिस्ट, तो थ्योरी ऑफ रिपग्नेंसी अप्लाई करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्रेसली कवर्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा एक्सप्रेसली फंडामेंटल राइट में नहीं आता है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स,
राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस तो फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है, लेकिन एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, ठीक है, इम्प्लाइडली है थ्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने अपने केसेस के थ्रू इसको गारंटी किया है, तो सी विल बी द आंसर। इट इज नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बट इम्प्लाइडली इंक्लूडेड वाया सुप्रीम कोर्ट interpretations of various cases. Question 95. Salus populi suprema lex. Welfare of the people is the supreme law. ठीक है, सुप्रीम लॉ हमारा क्या होगा कि हमारा लॉ ऐसा होना चाहिए जिससे पीपल का वेलफेयर हो सके। तो ये लैटिन टर्म है सैलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स, पॉपुलेशन का वेलफेयर सुप्रीम लॉ होता है। In which of the constitutional amendment it has been laid down that the total number of ministers including prime minister in union council of ministers shall not exceed 15%। 15% से ज्यादा हाउस ऑफ पीपल का परसेंट से ज्यादा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का संख्या नहीं हो सकता। ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कहा गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल 91st अमेंडमेंट, ठीक है, 91st अमेंडमेंट। व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। वैसा कोई लॉ जिसको आप डायरेक्टली नहीं बना सकते उसको आप इनडायरेक्टली भी नहीं बना सकते हैं, इसको बोलते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन। Right now all these questions which we are dealing has already been repeated, मीन्स 2008 में आया, फिर बाद में वो 13-14 ये सब में आया। In which case the Supreme Court of India held that the voters have a right to know, वोटर्स को अधिकार है जानने का, the antecedents of contesting candidates, जो कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में उनका एंटेसिडेंट क्या है, पास्ट हिस्ट्री क्या है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है नहीं है, उसको जानने का अधिकार वोटर्स को है। ये सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा है? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के केस में। डेमोक्रेसी तभी तो आएगी जब वोटर सही तरीके से वोट दे, ये जानते हुए वोट दे कि उन्हें क्यों देना है, किसको देना है, वो व्यक्ति सही है या नहीं है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। क्वेश्चन 99 है, 100 तक अभी हम करेंगे, फिर 100 के बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन 99, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हाइल होल्डिंग राइट टू मैरिज, विवाह करने का जो अधिकार है उसको होल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? राइट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ के अंदर आता है राइट टू मैरिज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और डायरेक्ट किया पुलिस को एंड एडमिनिस्ट्रेशन को नॉट टू हरास और सब्जेक्ट टू एक्ट ऑफ थ्रेट और वायलेंस दोज हु मैरी आउटसाइड देयर कास्ट और रिलीजन, वैसे व्यक्ति जो अपने कास्ट या अपने रिलीजन के बाहर शादी करते हैं उनको उनका हरासमेंट ना हो, उनको कोई थ्रेट या वायलेंस ना दे, तो उनका प्रोटेक्शन करने के लिए डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को, क्योंकि राइट टू मैरिज इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। और ये हेल्ड किस केस में हुआ है? लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। The last question to deal with right now is question 100। और 2003 इनैक्टमेंट, 2003 का कोई इनैक्टमेंट है जो कि प्रोवाइड करता है फॉर डूइंग अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कैंडिडेट टू बी रेजिडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन टू द राज्यसभा। राज्यसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए आपको जिस स्टेट से आप कॉन्टेस्ट कर रहे हो इलेक्शन, उस पर्टिकुलर स्टेट का आपको क्या होना चाहिए? रिक्वायरमेंट ऑफ अ कैंडिडेट टू बी रेजिडेंट, वहां का रेजिडेंट होना चाहिए। इस रिक्वायरमेंट को क्या किया गया? डूइंग अवे, हटा दिया गया। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के रेजिडेंट नहीं भी हो तो भी आप उस स्टेट से राज्यसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हो।
ये 2003 में हटाया गया था। इन 2003 enactment provided for doing away with the requirement of a candidate to be resident of a particular state to contest the election to the Rajya Sabha. In 2006, the Supreme Court of India has held such enactment constitutional. सही है, ठीक है। मतलब राज्यसभा का इलेक्शन जिस स्टेट से आप कॉन्टेस्ट कर रहे हो वहां का रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे मोहर लगा दी 2003 के इनैक्टमेंट को। 2006 में अप्रूव किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। सो गाइज 100 क्वेश्चंस अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं और 101 से लेकर के वैसे भी 400 प्लस क्वेश्चंस हैं इसमें, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में डील करेंगे। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं कम एक्सप्लेन कर रही हूँ। अदरवाइज जो केसेस हैं उनको हम और भी अच्छे से डील कर सकते थे। तो अगले वीडियो में आफ्टर द एग्जामिनेशन हम कभी फिर इसको और भी डिटेल में देखेंगे। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, so please like it, share it. Thank you so much.